कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए गर्मी के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि जिस सेंटर पर आप जाएं वहां पर टेम्परेचर वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन हो। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, चिंता नहीं करनी। जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं वो हमें ढूंढने हैं और ढूंढ के वो क्वेश्चन हमें कर लेने हैं। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, बीच बीच में आप देखते रहें कि कितने क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं। लास्ट मोमेंट पर कोई स्ट्रेटेजी चेंज ना करें। हेलो जेईई एडवांस एस्पायरेंट्स, तो फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए आप सभी ने दिन रात एक करके बहुत मेहनत की, और अब समय आ गया है उस मेहनत को एक शानदार रिजल्ट में बदल देने का। हां, जेईई एडवांस का एग्जाम 26 मई को है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या करें, दो पेपर के बीच में हम क्या करें, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए और डूज एंड डोंट्स हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर सोनल राजौरा टीम एलन की तरफ से आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में बहुत पंक्चुअलिटी के साथ जो गिवन टाइम है उस पर पहुंच जाना है। जैसा कि हमारे अर्लियर सेशन में आपको बता दिया गया है कि आप एक दिन पहले सेंटर कहां पर है वो देख लें, रास्ता समझ लें कितनी दूरी लगती है और ट्रैफिक का कैलकुलेशन करके समय रहते निकल जाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 के लिए जो सेंटर्स हैं वो 7 बजे खुल जाएंगे। फिर भी ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 7:30 से 7:45 के पहले तो पहुंच ही जाएं। अगर आप 7 नहीं भी पहुंचना चाहते हैं, सेंटर तो 7 बजे खुल जाएंगे। आप 7:30 से 7:45 के बीच में जरूर सेंटर पर पहुंच जाएं। जो कंप्यूटर अलॉटमेंट होंगे वो 8:30 बजे तक हो जाएंगे और आपका पहला पेपर आप सब जानते ही हैं 9 से 12 के बीच में है। अगर बात हम सेकंड पेपर की करें तो कंप्यूटर अलॉटमेंट उसके 2 बजे से हो जाएंगे और 2:30 से 5:30 इस एग्जामिनेशन का टाइम है। तो समय का ध्यान रखें, ट्रैफिक कैसा रहता है उस दिन इसका ध्यान रखें। आप जिस साधन से जा रहे हैं उसका इंतजाम पहले से रखें। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए एक नया शहर हो जहां आप इतने कंफर्टेबली पहले रास्ते नहीं आपने देखे हो, तो समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। यस, ओरिजिनल आईडी। और वो क्या लेंगे आप, तो उसमें आपको लिस्ट गिवन है, उसी में से कोई एक चीज आपके साथ जरूर होनी चाहिए। आपको सॉल्व करने के लिए पेपर, पेन, पेंसिल चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उस पर कुछ ज्यादा ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पानी पीने के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले सकते हैं। अगेन उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उस पर कोई टैग्स या ऐसा कुछ डिजाइन, ऐसा कुछ खास लिखा नहीं होना चाहिए। और अंदर जब आप पानी का इस्तेमाल करें तो यस, डिहाइड्रेट तो नहीं होना है लेकिन ओवर हाइड्रेट भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको बीच में रेस्ट रूम यूज करने पड़े तो उसमें भी समय जाया होता है। तो पानी का व्यवस्थित इस्तेमाल अंदर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे कोई ड्रेस कोड दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी बहुत फैंसी या टाइट क्लोथिंग्स या अनकंफर्टेबल फैशनेबल क्लोथिंग्स तो बिल्कुल ना पहने। और ऐसे ब्रेसलेट्स और लॉकेट्स और बड़े बड़े बटन और इस तरह की चीजें जो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को का आभास देती हो वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पर फिर आपको अननेसेसरीली चेक किया जा सकता है उन चीजों को देखकर। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए गर्मी के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि जिस सेंटर पर आप जाएं वहां पर टेम्परेचर वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हो, तो बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग आप इस्तेमाल करके जाएं। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो कोई भी आप ले जा ही नहीं सकते। डिजिटल वॉचेस ये वो अगर आप रेगुलरली पहनते हैं तो भी उन्हें नहीं ले जाने की जरूरत है। यस, आप मैकेनिकल वॉचेस जरूर पहन के जा सकते हैं, बट उनकी वैसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर चलता ही रहेगा। ऑलराइट, रफ काम के लिए आपको स्क्रैम्बल पैड्स दिए जाएंगे जिस पर आपके डिटेल्स एज रिक्वायर्ड वहां पर आपको लिखने होंगे, और ये आप एग्जाम के बाद खुद अपने साथ लेकर भी बाहर जा सकते हैं। ऑलराइट, और अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं डोंट से ही चालू करता हूं, एंड दिस इज डोंट पैनिक। आपको वहां पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है।
नेचुरली इस एग्जाम की आप इतने समय से तैयारी कर रहे थे, तो एक एंजाइटी तो होती है, पर उसको आपको काबू में रखना है, उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, ना कि नेगेटिव। सी हो सकता है यहां कुछ क्वेश्चंस आपसे ना बने, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अनलाइक दी अदर एग्जाम्स जो आपने दिए होंगे, लाइक जेई मेन या बोर्ड का एग्जाम, या आप सुनते होंगे नीट के एग्जाम के बारे में, उसके अनलाइक दिस एग्जाम इज हैविंग टोटली डिफरेंट फ्लेवर। यहां पर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं और सारे क्वेश्चन किसी से हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आप तो सभी ये जानते हैं कि आज तक किसी भी टॉपर के भी जेई एडवांस में फुल मार्क्स नहीं आए हैं, तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनना तो जायज सा है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे, बट बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर और कुछ क्वेश्चन में मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, चिंता नहीं करनी। जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं वो हमें ढूंढने हैं और ढूंढ के वो क्वेश्चन हमें कर लेने हैं। रिमेंबर, सारे क्वेश्चन हमसे बनेंगे भी नहीं और हमें बनाने भी नहीं है, इवन टू गेट रैंक 1। ऑलराइट, इसलिए कुछ क्वेश्चन लाइन से ना बनने पर परेशान ना हो। और जिन बच्चों के साथ ऐसा हो कि लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो नेचुरली घबराहट तो बढ़ेगी। पर इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है वो सारे क्वेश्चन एक क्लस्टर की तरह से एक साथ आ गए हो और अब आगे इजी क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हो, तो बिल्कुल पैनिक ना करें। ऐसा 4-5 क्वेश्चन आ जाने पर, घबराहट होने पर आप थोड़ा सा मेडिटेट वहीं पर कर लें, आंखें बंद करके लंबी सांसें ले लें। ये ठीक उस तरह से जैसे मोबाइल कई बार हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बंद करके चालू कर लेते हैं, इट टेक्स लेस देन 1 मिनट और वो मोबाइल फिर से ठीक काम करने लगता है। तो ठीक इसी तरह से आप अपने आप को रिफ्रेश कर लें अगर ऐसा है तो, और एग्जाम में ढूंढिए उन क्वेश्चंस को जो आपसे आसानी से हो जाएंगे और उन्हें आराम से कर लें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, डोंट्स में एक और चीज की पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करें, हाँ कम भी ना करें, जितना आपको आवश्यकता है उतना जरूर करें। जो इंस्ट्रक्शंस वहां इन्विजिलेटर ने दिए हैं उनको आप फॉलो करें। जो भी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन लिखे आते हैं पहले एग्जाम शुरू होने के, उन्हें पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। आप देखें कि ये क्वेश्चन, ये सेक्शन सिंगल चॉइस का है या 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, तो ढंग से पढ़ के जो भी पूछा है उसका सही से जवाब दें। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, करेक्टली, इनकरेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट को कई बार इनकरेक्ट हम पढ़ लेते हैं, तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन चाहता क्या ये पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज रखी होगी जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं या जो आप प्रैक्टिस टेस्ट देते थे उसमें वैरायटी ऑफ पैटर्न्स बच्चे फॉलो करते हैं। तो आपको उसमें से एग्जाम में कौन सा फॉलो करना है? आपको सिर्फ वही फॉलो करना है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा था इन दिनों। लास्ट मोमेंट पर कोई स्ट्रेटेजी चेंज ना करें। कुछ बच्चे ये इस्तेमाल करते हैं कि मेरा लाइक फिजिक्स सबसे अच्छा है तो मैं फिजिक्स पहले कर लूं, उसके बाद मेरा मैथ्स है तो मैं वो कर लेता हूं, केमिस्ट्री मेरा कमजोर है तो मैं सबसे लास्ट में करता हूं। जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट एग्जांपल दिए। कुछ लोग इसका उल्टा भी करते हैं कि मेरा सबसे डिफिकल्ट वाला हिस्सा मैं अच्छे एनर्जी के साथ पहले कर लूं और इजियर बाद में और इजीएस्ट में सबसे बाद में, क्योंकि तब मैं अगर एग्जॉस्ट भी हो गया तो भी वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, मेरी बहुत ज्यादा ग्रिप में है, तो मैं उसे आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। कुछ बच्चे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले सेलेक्ट करते हैं कि सिंगल चॉइस पूरे सभी सब्जेक्ट के पहले कर लें या मल्टीपल कर लें या मैचिंग कर लें या इंटीजर टाइप कर लें। सो कोई सा भी पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो टेस्टेड पैटर्न होना चाहिए जो आप हमेशा जिससे अच्छा स्कोर लेते आए हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने की बहुत है कि छोटे और आसान क्वेश्चन ये जरूर पहले कर ही लेने चाहिए। लंबे क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको उतने ही मार्क्स देने वाले हैं जितने छोटे क्वेश्चन देंगे, तो क्यों ना छोटे क्वेश्चंस पहले कर लिए जाएं, लंबे क्वेश्चन सेकंड राउंड में कर लें। और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है या बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है विच इज टेकिंग लाइक 6-7 मिनट्स टू सॉल्व, व्हाट इज द पॉइंट इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन अर्लियर? क्योंकि ये जो 6-7 मिनट एक क्वेश्चन पे आपने लगाया, मार्क्स एक क्वेश्चन क्या है, बाद में आपने टाइमर देखा, टाइमर आगे भाग रहा है, तो वो एक अननेसेसरी पैनिक हो सकता है। सो ध्यान रहे कि डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन तो शुरू के राउंड में होने ही नहीं चाहिए। इन्हें लास्ट के राउंड में सब्जेक्ट प्रेफरेंस पर आप छोड़ भी सकते हैं। और कई क्वेश्चंस तो जैसा मैंने आपको बताया आप ऑल टुगेदर ड्रॉप कर सकते हैं इफ दे आर लुकिंग वेरी डिफिकल्ट टू यू। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, बीच बीच में आप देखते रहें कि कितने क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं, टाइमर वहां चलेगा। बट अगेन इसको स्मार्टली देखें, ये आपको इससे डरना नहीं है।
लेकिन आपको अवेयर रहना है कि कितना टाइम मुझे हो चुका है, कितने क्वेश्चन मेरे हो गए हैं और कितने क्वेश्चन मेरे ड्यू हैं। सो कीप एन आई ऑन टाइम, बट बहुत ज्यादा इसको पैनिक नहीं करना है। टाइम बीत रहा है, अब तो बहुत सारा बाकी तो बहुत सारा छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर यह है कि जैसे मैं कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। तो एक सवाल आता है कि मुझे अपनी ड्रीम आईआईटी में ड्रीम ब्रांच लेने के लिए कितना स्कोर चाहिए। तो देखिए, स्कोर मोर और लेस वही रहेगा, थोड़ा इंप्रूव होगा जो आपके फाइनल फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट में आता रहा। जैसे कि मेरे अगर फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट में 50% मार्क्स आ रहे थे कि एवरेज आसपास 50% के, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में मेरे सडनली 90% आ जाएंगे। आई शुड थिंक अबाउट 90% और 80%। यस, मुझे इस 50 को 55-60 तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए और वो हो भी सकता है, लेकिन एक रियलिस्टिक टारगेट रखें कि प्लस माइनस तो बिल्कुल ना सोचें, प्लस 10%, जितना आप अभी स्कोर कर रहे हैं उससे थोड़ा आगे तक हम इसे ले जाएं। और यहां भी फुल स्कोर जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं आपको पिछले कुछ ईयर्स की जेईई एडवांस के मार्क्स वर्सेस रैंक अगर बताऊं, तो रैंक 1 लाइक 93% मार्क्स पर, इट इज परसेंटेज, ओके, नॉट परसेंटाइल, और 88 पर 2020 में, 96% पर, 87 पर और 94 पर। तो आप देख सकते हैं जो 21 का पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी रहा होगा, या उस साल जिसने टॉप किया उसकी ज्यादा क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज आप देखें कि ये 90 के आसपास, बल्कि कई बार उससे नीचे ही रहा है। तो 10% का मार्जिन तो आपके पास रैंक 1 लेने पर भी है। तो कुछ क्वेश्चन, यानी 10% क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात ही नहीं है। और अगर आप अंडर 100 में रैंक देखते हैं तो 72% पर, 70% पर, 79, 65, 73. So if you are scoring like around 70% marks, you are getting a rank under 100. What else you want? तो बिल्कुल परेशान होने की तो जरूरत नहीं। लाइक 4 में से एक क्वेश्चन छोड़कर आपका 100 के अंदर रैंक आ रहा है। तो अगेन, कोई क्वेश्चन नहीं होने पर बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा। ये स्टेटिस्टिक्स आपको हमेशा ध्यान रखने। आगे तक देख सकते हैं आप 1000 रैंक पर लाइक 60% मार्क्स और 40% मार्क्स पर 5000 के अंदर रैंक आ रही है, जिसमें आपको आईआईटीज में कोई सीट बड़े आराम से मिल सकती है। लाइक सिलेक्शन की बात करें तो लास्ट ईयर 30% वाले को जनरल कैटेगरी में आईआईटी में ब्रांच मिली है। उससे पिछले साल की बात करें तो जस्ट 21% पर। कैन यू जस्ट बिलीव इट? अब हम बात कर रहे हैं 25% के आसपास एवरेज ले लेते हैं सभी साल का अगर मिलाते हैं। सो बेसिकली 4 में से एक क्वेश्चन करने पर आपको आईआईटी में सीट मिल रही है। तो जो लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट में जो बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से वो एक क्वेश्चन 4 में से जो आप कर सकते हैं, कहीं वो भी गलत हो गया तो शायद मार्क्स इतने भी ना आए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में 25% मार्क्स आ रहे हैं तो मैं तो आईआईटीएन बन गया। अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो मुझे ब्रांचेस और आईआईटीज भी अच्छी मिल जाएगी। तो बस इस एनालिसिस को एक बार आप इस सेशन को देखते समय पॉज करके भी अच्छे से देख लें। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमेशा ध्यान रखें कि दिस इज नॉट लाइक जेईई मेन और बोर्ड का एग्जाम। यहां पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपसे नहीं बनेंगे और उससे आपकी रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों ना हम उन क्वेश्चंस को ढूंढें जो हमसे बन सकते हैं। सो मोर और लेस सिलेक्शन से ज्यादा बढ़िया यहां पर रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ें, आपको लगे कि ये तो बहुत लेंदी या डिफिकल्ट है, रिजेक्टेड, अभी नहीं करना हमें। टाइम बच जाएगा, अगर लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन और टाइम बचा तो उस समय अटेम्प्ट कर लें, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल राइट, एंड अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टू डू ड्यूरिंग द ब्रेक बिटवीन टू पेपर। अब यहां भी डू से पहले डोंट बता देता हूं कि सबसे पहली बात तो पहले पेपर का किसी तरह का एनालिसिस, क्रॉस चेकिंग विद फ्रेंड्स, टीचर्स या कोई बुक से देखना या पुराने पेपर में क्या हुआ क्या नहीं, एकदम उसको आप अभी एनालिसिस करिए ही मत। ये समय है रिलैक्स होने का। अदरवाइज तो 6 घंटे का ही एक पेपर रख देते ना। ये 6 घंटे हमारा ब्रेन इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता, तो बीच में एक ब्रेक दिया है तो आप उस ब्रेक को ब्रेक की तरह लीजिए ना। आप स्टडी ब्रेक लेना है आपको, उस समय आपको लंच करना है। लंच शुड नॉट बी वेरी हैवी, आप थोड़ा लाइट, लेकिन हाँ पेट भरने और एनर्जी देने जितना भोजन जरूर करें। अपने आप को हाइड्रेट करें उस समय।
इफ यू वांट टू गो टू वॉशरूम्स, उस समय आप बिल्कुल फ्री होके फिर फाइनली एग्जाम में जाएं पूरा तैयारी के साथ। बीच में थोड़ा मेडिटेशन कर सकें, बहुत ही बढ़िया बात है। आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेना, ये अपने आप में एक दवा है, मेडिसिन है। तो आपका ब्रेन बहुत एफिशिएंटली काम करेगा सेकंड पेपर में भी, एज इफेक्टिव एज यूर इन द मॉर्निंग, इतना ही इफेक्टिव आप रहेंगे। तो इस ब्रेक में कोशिश करें कि अपने सेंटर से बहुत दूर न जाएं। अगर आपका होटल, घर जिनके आप ठहरे या खुद का घर अगर सेंटर से बहुत दूर है, तो आप आसपास पहले ही कोई जगह अपने घर में किसी को बोल के रखें या खुद ही पहले प्लान कर ले कि आप कहां पर ये समय बिताने वाले हैं। एंड अगेन आई विल रिपीट दैट प्लीज डू नॉट एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन फर्स्ट पेपर, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, फॉर्मूला बैंक अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपने अलग अलग बना रखे हैं जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह, थोड़ा सा क्विक रिव्यू आप करना चाहें तो वो जरूर आप कर सकते हैं। आफ्टर योर एग्जाम जब रिस्पॉन्स शीट्स आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेंटेटिवली कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो टीम एलन हर बार की तरह आपके लिए लेकर आया है रैंक प्रेडिक्टर। उसमें आप अपना टेंटेटिव स्कोर जब डालेंगे तो रफली आपकी क्या रैंक आने वाली है ये आपको बता दिया जाएगा, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि काउंसलिंग में आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है इसके बारे में एक और बात मैं आपको कहूंगा कि ये एक 4 पहिए की गाड़ी की सवारी जैसा है। एक पहिया आपका फिजिक्स की तैयारी है, एक मैथ्स की तैयारी है, एक केमिस्ट्री की तैयारी है, और एक है आपका टेस्ट राइटिंग स्किल, आपकी स्ट्रेटेजी जो उस दिन आप रखेंगे। They are all 4 things are equally important। अब लास्ट दिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अपने नॉलेज को वो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते ना, वो तो बढ़ गया, वो तो जितना होना था हो गया। अब आप किस पे काम कर सकते हैं? अपनी टेस्ट राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करके जो 25% का एडवांटेज है वो आप ले सकते हैं, जिससे आप अपनी रैंक को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। आप सभी को एक बेहतर भविष्य के लिए, एक शानदार रैंक के लिए और एक बहुत बढ़िया आईआईटी में बहुत बढ़िया ब्रांच के लिए टीम एलन की तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू।